के बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो CFSE कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है। Who is this? वानिशा शर्मा, ये कौन है? वानिशा शर्मा कौन है? वानिशा Yes, शर्मा sir. कौन है? हाँ हाँ बताइए, कौन सा बैच है तुम्हारा? सर मैंने ये ट्रायल क्लास लिया है। ट्रायल क्लास लिया है? किसने भेजा आपको ट्रायल क्लास के लिए? किसने बोला आपको? कौन सा बैच है आपका? बैच कौन सा है बताएंगे आप? कौन से सेंटर पे आप एडमिशन लेने वाले हैं? वानिशा शर्मा, कौन से सेंटर पे एडमिशन लेने के लिए आपने अप्लाई किया है, बताइए। So difference between EG set and T2G set is, it is represented by delta naught, right? And वेरी सेंटर से जो आपका EG सेट है, EG सेट की एनर्जी 0.6 डेल्टा नॉट एंड T2G सेट की एनर्जी आपकी नीचे जाती है 0.4 डेल्टा नॉट। तो डेल्टा नॉट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था CFSE के बारे में। CFSE कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G मल्टीप्लाइड बाई T2G सेट वेरी सेंटर से कितना नीचे जा रहा है आपका 0.4 डेल्टा नॉट। तो ये इसको आप लिखेंगे 0.4 इंटू डेल्टा नॉट प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG सेट मल्टीप्लाइड बाई EG सेट है आपका वेरी सेंटर से कितना ऊपर जा रहा है 0.6 डेल्टा नॉट, राइट। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस 0.6 डेल्टा नॉट प्लस पेयरिंग एनर्जी n इंटू पेयरिंग। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट CFSE। आपको कोई एक कॉम्प्लेक्स गिवन होगा और इसका CFSE वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। So you can use this formula and calculate CFSE. n T2G is number of electron in T2G minus 0.4 delta naught into, because T2G सेट आपका 0.4 डेल्टा नॉट से नीचे जा रहा है, राइट, वेरी सेंटर से। एंड NEG is number of electron in EG set plus 0.6 डेल्टा नॉट प्लस n into P। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेके इसको कैलकुलेट करते हैं। सपोज दिया है D3, configuration is D3। So D3 configuration के लिए हमें CFSE कैलकुलेट करना। So this is the case before splitting, there are 3 electrons and after splitting क्या हो जाएगा आपका, this is T2G set, this is EG set, 3 electrons, okay। So what will be the value of CFSE? CFSE कैलकुलेट करना है, सपोज आपके कॉम्प्लेक्स में D3 कॉन्फ़िगरेशन है। तो CFSE कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G कितने हैं आपके पास 3 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा नॉट प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG कितने हैं बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG 0, तो 0 इंटू 0.6 डेल्टा नॉट, that is 0 plus n into P। n is number of extra pair, where n is equal to number of extra pairs generated, number of extra pairs generated। यहाँ पे अगर हम बिफोर स्प्लिटिंग एंड आफ्टर स्प्लिटिंग देखें, क्या यहाँ पे कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है, इज देयर एनी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिफोर स्प्लिटिंग एंड आफ्टर स्प्लिटिंग, नो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो n वैल्यू विल बी 0 इंटू पेयरिंग एनर्जी।
So what will be the value of CFSE here? CFSE will get minus 1.2 delta naught, right? ये आपका पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, माइनस 1.2 डेल्टा नॉट। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? इज इट क्लियर? यस सर। और यहाँ पे सपोज आपको कोई पेयर्स बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके पेयर्ड आ रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में, डेल्टा नॉट की वैल्यू गिवन होगी, सो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ CFSE। क्लियर? बात समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल, वेरी सेंटर को हमने जीरो माना, वेरी सेंटर आपका ओरिजिन, दैट मीन्स बिफोर स्प्लिटिंग जो एनर्जी था उसी को हमने वेरी सेंटर की एनर्जी बोल रहे हैं, राइट? तो फॉर्मूला कॉपी कीजिए विरार स्टूडेंट्स, CFSE का फॉर्मूला कॉपी कीजिए, देन हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कॉपी दिस फॉर्मूला ऑल ऑफ यू। कॉपी कर लिया क्या फॉर्मूला आपने? हाँ सर। ओके, नाउ सपोज हम लोग सेकेंड केस लेते हैं। सपोज आपके पास D5 कॉन्फ़िगरेशन है, तो D5 में आपके पास टू टाइप के कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे, या तो आपका D5 हाई स्पिन हो सकता है या फिर आपका D5 लो स्पिन हो सकता है। दोनों ही केसेस में आपको डिफरेंट वैल्यू ऑफ CFSE मिलेगी, राइट? हाई स्पिन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, हाई स्पिन का मतलब क्या है, दैट मींस इसमें पेयरिंग नहीं हुआ है। लो स्पिन का मतलब क्या है, पेयरिंग हो चुका है। सो D5 का अगर हम केस लें, so this is the case before splitting 5d orbitals, and 5d orbitals split हुए, this is T2g set and this is EG set, 5 electrons हैं, 1 2 3 4 5, this is the situation before splitting। now 5 electrons को आप T2g set and EG set में आपको फिल करना है। सपोज आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। अगर डेल्टा नॉट की वैल्यू हाई है तो ऐसे केस में क्या होगा, दैट मींस एनर्जी गैप EG एंड T2g के बीच में हाई है, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन आपका EG सेट में नहीं जाएगा, ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, T2g सेट में ही जाएंगे, बिकॉज द एनर्जी गैप इज वेरी लार्ज, देयर इज लार्ज एनर्जी गैप बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। सो ऐसे केस में किस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा? अगर इलेक्ट्रॉन आपके ऊपर नहीं जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, डेल्टा नॉट हाई है, तो यहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, राइट? तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये किधर रहेंगे, आपके T2g सेट में ही जाएंगे, 3 and 2 5 इलेक्ट्रॉन्स। EG सेट में आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा बिकॉज डेल्टा नॉट वैल्यू इज हाई। Can we calculate the value of CFSE? All of you calculate the value of CFSE and tell me what will be value. Virar students, CFSE की वैल्यू कितनी आएगी बताइए मुझे। D5 हाई स्पिन एंड लो स्पिन के केस में, दिस इज द केस ऑफ लो स्पिन, दिस इज लो स्पिन, ओके? All of you calculate value of CFSE and tell me according to formula. -2.4 plus 2 PE you are getting. Okay.
So this energy gap is minus 0.4 delta naught, and this is plus 0.6 delta naught. So CFSE value will be number of electron in T2G is 5 into minus 0.4 delta naught plus 0 electrons in EG set 0.6 delta naught plus NPE. Number of extra pairs generated before and after splitting. How many extra pairs are generated? Before splitting कोई भी pairs नहीं थे. After splitting दो आपकी extra pairs बन चुके हैं. So n की वैल्यू यहाँ पे कितना रखेंगे? That means 2 extra pairs generate हुए, तो n की वैल्यू आप 2 रखेंगे. 2 into PE. ओके. PE की वैल्यू आपको गिवन होगा न्यूमेरिकल में, डेल्टा नॉट की वैल्यू आपको गिवन होगी. यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 5 into 4, that means 2 डेल्टा नॉट, एंड ये आपका 0 हो जाएगा प्लस 2 PE, राइट? minus 2 delta naught plus 2p. This is the value of CFSE. Is it clear? Any problem? तो डेल्टा नॉट के बारे में मैंने आपको क्या बताया? ये दोनों ही आपको न्यूमेरिकल में गिवन होंगे. These values will be given in numerical. So you can use that and find the value of CFSE. Delta naught is crystal field splitting energy, and PE. PE means we'll define PE. PE is energy required to pair up electrons. PE is energy required to pair up electrons. That means सपोज आपको इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग कराना है, तो पेयरिंग कराने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जब हम लोग पेयरिंग कराते हैं एक ही ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो यहाँ पे क्या होते हैं? रिपल्सन के चांसेस होते हैं. अगर एक एक ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है तो वो कंफर्टेबली होंगे, कंफर्टेबली वहाँ पे ऑर्बिटल के अंदर आएंगे. बट अगर आपने किसी एक ऑर्बिटल के अंदर पेयरिंग किया है, तो पेयरिंग करने से क्या होता है? रिपल्शन होंगे. रिपल्शन होंगे तो इसका मतलब क्या है? एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. दैट मीन्स जब भी आप पेयरिंग करेंगे तो उसमें आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एंड दैट एक्स्ट्रा एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू पेयर अप इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी. एंड n is number of extra pairs that are generated before and after splitting. Number of extra pairs generated before and after splitting. बात समझ में आ रहा है आपको? Is it clear to all of you? Similarly, calculate what will be the value of CFSE for high spin complex. If it is high spin complex, what will be the value of CFSE? Find it. If it is D5 high spin, what will be the value of CFSE? If it is D5 high spin, how you will calculate the value of CFSE? बताइए क्या आंसर आ रहा है? 0. Okay, we'll get 0 value. That's correct. So if it is D5 high spin, there are 5 electrons. तो 5 इलेक्ट्रॉन्स को आप इस तरह से फिल करेंगे, राइट? दिस इज minus 0.4, दिस इज plus 0.6. The CFSE value will be 3 into minus 0.4 delta naught plus 2 into plus 0.6 delta naught.
plus 10 into PE. Is there any extra pairs generated before and after splitting? There is no extra pair, right? So n value will be 0. So this whole value will be 0, right? Here minus 1.2 delta naught plus 1.2 delta naught, so this will be 0. That means if it is symmetrically filled, अगर आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स T2G में 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके EG सेट में 3 इलेक्ट्रॉन T2G 2 इलेक्ट्रॉन EG, it is symmetrically filled, D5 high spin will have 0 CFS. It will have 0 CFS. क्या यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर स्प्लिटिंग कोई चेंजेस आए हैं? बिफोर स्प्लिटिंग भी आपका जैसा जिस तरह की फिलिंग हुई थी, आफ्टर स्प्लिटिंग भी वैसे ही फिलिंग हुई है. इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं आए. दैट्स व्हाई यहाँ पे CFS की वैल्यू 0 आ रही है. प्रीवियस केस में अगर हम देखें तो बिफोर स्प्लिटिंग कुछ अलग सिचुएशन था. आफ्टर स्प्लिटिंग क्या हो गया, 2 एक्स्ट्रा पेयर्स बने हैं, प्लस जो आपका एनर्जी है वो पहले से कम हुई है. एनर्जी पहले से कम हुई है. बात समझ में आ रहा है? इसलिए यहाँ पे CFS की वैल्यू नेगेटिव आ रही है. दैट मीन्स अगर हम देखें तो कॉम्प्लेक्स पहले ज्यादा स्टेबल था अगर स्प्लिटिंग नहीं होता, या फिर स्प्लिटिंग होने के बाद ज्यादा स्टेबलाइज है. अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि स्प्लिटिंग होने से पहले ज्यादा स्टेबल था कॉम्प्लेक्स या स्प्लिटिंग होने के बाद स्टेबल ज्यादा, तो आपका क्या आंसर होगा? स्प्लिटिंग नहीं था तो इसकी एनर्जी ज्यादा थी, इसकी एनर्जी ज्यादा, दैट मीन्स वो 0 पे था, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं 0. स्प्लिटिंग होने के बाद नेगेटिव में एनर्जी आ रही है, दैट मीन्स अगर नेगेटिव में एनर्जी आ रही है दैट मीन्स एनर्जी कम हो रही है, तो इसका मतलब ज्यादा स्टेबल है. लेसर एनर्जी मोर इज द स्टेबिलिटी, लेस द एनर्जी मोर इज द स्टेबिलिटी, राइट? इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है. बट D5 हाई स्पिन में कोई भी स्टेबिलिटी का इफेक्ट नहीं आ रहा. सिमिलरली D6 हाई स्पिन एंड लो स्पिन, हाई स्पिन एंड लो स्पिन, इन दोनों ही केसेस में आपको CFSC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. You have to find the value of CFSC in both the cases. D6 high spin and low spin. All of you. D6 high spin and low spin. Low spin will be the case if there is strong field ligands, and high spin will be the case if there is weak field ligand. वीक फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एनर्जी गैप T2G एंड EG सेट के बीच में कम होगा, और अगर एनर्जी गैप कम होगा तो वहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इजीली जंप कर सकते हैं, EG सेट में जा सकते हैं. ओके तो बिफोर स्प्लिटिंग अगर हम केस देखें तो D6 का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6, दिस इज D6, राइट? आफ्टर स्प्लिटिंग अगर हम देखें, आफ्टर स्प्लिटिंग क्या हो गया, 3 and 2. नाउ फर्स्ट केस हम लोग लेते हैं हाई स्पिन का, हाई स्पिन का केस लेते हैं. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आपके EG सेट में जा सकते हैं हाई स्पिन में, T2G एंड EG. सो 1 2 3 4 5 पहले आपके इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्युपाइड होंगे, देन 6th इलेक्ट्रॉन आपका T2G में जाएगा. दिस इज द केस फॉर हाई स्पिन. इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड्स, डेल्टा नॉट इज स्मॉल, डेल्टा नॉट इज स्मॉल, एनर्जी गैप बिटवीन T2G एंड EG इज स्मॉल. तो ऐसे केस में आपका CFSC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? CFSC वैल्यू विल बी
this will be minus 0.4 and this will be plus 0.6. So we'll get 4 into minus 0.4 delta naught plus 0.6 delta naught into 2 प्लस n वैल्यू की कितनी आएगी बताइए मुझे. n एक्स्ट्रा पेयर्स, इज देयर एनी एक्स्ट्रा पेयर? पहले भी 1 था, अभी भी 1 है, दैट मीन्स एक्स्ट्रा पेयर्स कोई भी जनरेट नहीं हो रहा, राइट. यहाँ से आप CFSC की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डेल्टा नॉट. डेल्टा नॉट की वैल्यू आपको गिवन है, राइट. लो स्पिन में क्या क्या करेंगे आप? अगर आपका लो स्पिन का केस है, लो स्पिन में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे या नहीं पेयर्ड होंगे? T2G सेट में ही रहेंगे, बिकॉज यहाँ पे डेल्टा नॉट क्या है बेटा? हाई है. डेल्टा नॉट यहाँ पे हाई है, और अगर डेल्टा नॉट हाई है तो इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन T2G में ही रहेंगे. इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जंप टू EG सेट. ओके. So what will be the value of n here? Number of extra pairs. Initially only one pair. After splitting, 2 extra pairs are generated. That means n value is 2. N value is 2. So CFSC will be 6 into minus 0.4 delta naught, and this will be 0 plus 2 into pairing value, minus 2.4 delta naught plus 2 PE. Is it clear to all of you? तो CFSC समझ में आ गया आप सभी को? ओके, अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इसमें. Are you getting screen all of you? Yes, sir. क्या आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा क्लियरली? हाँ सर. Question is which has maximum paramagnetic nature? 4 complexes are given. Which has maximum paramagnetic nature? How you will solve this question?
maximum paramagnetic nature. Which has maximum paramagnetic nature. Paramagnetic nature का मतलब क्या है? Number of unpaired electron, right? हाँ. So more the number of unpaired electrons, more will be paramagnetic nature. More will be paramagnetic nature. Right? So आपको क्या करना है, इन सभी complexes में number of unpaired electrons find out करना है. The complex which will have maximum number of unpaired electrons will have maximum paramagnetic nature. Right? So solve this and tell me what will be the correct answer. सर स्क्रीन रोटेट कीजिए ना. हाँ. इसमें आपको क्या करना है, बॉक्स डायग्राम बनाना है. आप सभी को बॉक्स डायग्राम बनाना है और बॉक्स डायग्राम बना के आप इसको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं. सी मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको फर्स्ट ऑप्शन बता किस तरह से सॉल्व करना है. ये ऑप्शन देखिए. ये ऑप्शन इज CuH2O4 2+. CuH2O4 2+. कॉपर सेंट्रल एटम में कॉपर इज 3d10 4s1. कॉपर का ऑक्सीजन स्टेट कितना है यहाँ पे 2+ है, तो दिस विल बी 3d9 4s0. D9 means there are 9 electrons. Four S0 4p. Okay, this is 3d 4s 4p. Now water किस टाइप का लिगेंड आपका, स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है? इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी. वाटर, हाँ, वाटर इज ए वीक फील्ड लिगेंड, राइट? Because oxygen donor atom and generally oxygen donor atom ligands are weak field ligand. Oxygen and halogens. Oxygen and halogen donor atoms ligands are the ligands having oxygen or halogen donor atoms are weak field ligands. So water is a weak field ligand. So will it do pairing? नो. पेयरिंग नहीं करेगा. तो अगर ये पेयरिंग नहीं करेगा तो मुझे बताइए कि कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बनेगा? 1. सो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कितनी आएगी आपकी? 1.73 bm आएगी, राइट? सिमिलरली सेकंड बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन में चेक करके बताइए आप मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम किसमें आएगी? Check it once all of you. तो जिस कॉम्प्लेक्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उस कॉम्प्लेक्स में मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हाईएस्ट होगी एंड दैट विल हैव मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक नेचर. सो बी, सी एंड डी में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताइए कितने होंगे. बट यहाँ पे आप लोगों को लिगेंड्स के बारे में ध्यान रखना है. लिगेंड्स बी ऑप्शन में लिगेंड कौन सा है आपका? अमोनिया है. अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. राइट? अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड Cn माइनस आल्सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. Cn माइनस आल्सो SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. तो सपोज हम बी ऑप्शन की बात करते हैं तो बी ऑप्शन में क्या होगा? CuNH3 2+ है. सर हाँ बताइए. वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे ही नहीं ना, तो फिर सिंपली बोल सकते हैं ना वो लोग में मैग्नेटिक मोमेंट 0 ही होगा. जरूरी नहीं है हर बार. अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो सपोज मान लिया 5 इलेक्ट्रॉन्स थे तो 5 इलेक्ट्रॉन्स के कितने पेयर आप बनाओगे? 2 ही पेयर बना पाओगे ना, एक तो आपका अनपेयर्ड रहेगा ना. तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हर बार आपका मैग्नेटिक मोमेंट 0 आए ऐसा जरूरी नहीं है. बात समझ में आ रहा है? अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो 4 इलेक्ट्रॉन के 2 पेयर्स बनेंगे तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा क्योंकि आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है. बट अगर इनिशियली 5 इलेक्ट्रॉन्स है और मान लिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया
तो 5 इलेक्ट्रॉन के कितने पेयर बनाओगे आप? 2 ही पेयर बना पाओगे ना, एक तो अनपेयर्ड रहेगा। तो क्या 5 इलेक्ट्रॉन का अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहा है 5 इलेक्ट्रॉन वाले केस में, तो क्या उसमें भी मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा? नहीं सर। नहीं होगा ना, तो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो CuNH3 2 प्लस में Cu2 प्लस तो आपका सेम ही है 3D9 4H0, राइट, 3D9 4H0। नाउ अमोनिया इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग हो या फिर वीक हो, क्या ये पेयरिंग करा पाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन जो है आपका, क्या इसको पेयरिंग करा पाएगा? ये पेयरिंग करा पाएगा? No, sir. नहीं कर सकता है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग तो होगा नहीं। तो यहाँ पे भी m की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 1 ही आएगी, और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 1.73 dm आएगी। एक बार सी में देखते हैं हम लोग। सी क्या है आपका? MnH2O6 2 प्लस, MnH2O6 2 प्लस है। मैंगनीज 25 3D5 4H2, Mn oxidation state is 2 plus, so this will be 3D5 4H0, right? Now see, अब यहाँ पे वाटर क्या है आपका? WFL है, वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग तो कराएगा नहीं। दैट मीन्स नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे आपको? 5 मिलेंगे मैक्सिमम। 5 से ज्यादा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते। बताइए, डी ऑर्बिटल में 5 से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं क्या? जब आप 6 करेंगे तो एक पेयर्ड हो जाएगा, 5 से ज्यादा तो हो नहीं सकते, राइट। दैट मीन्स ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, 5 से ज्यादा नहीं हो सकती। और यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 5 to 6 के बीच में आएगा बॉर्न, राइट। सिमिलरली आप डी ऑप्शन में देख सकते हैं। डी ऑप्शन में कितने आ रहे हैं बताइए मुझे? हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन डी ऑप्शन? कैलकुलेट। Cn minus is a strong field ligand, that will do pairing. डी ऑप्शन में बताइए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? FeCN6 4 minus, FeCN6 4 minus, Fe is 26 3D6 4H2, Fe oxidation state is 6 minus 4 2 plus 3D6 4H0. Right? Now Cn minus is SFL, strong field ligand. So 4 इलेक्ट्रॉन्स की क्या करेगी आपका? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स के 3 पेयर्स बनेंगे, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पेयर हो जाएंगे बिकॉज इट इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। So all the electrons will be paired up. There is no unpaired electrons, so magnetic moment will be 0 and value will be 0. So minimum, it has minimum paramagnetic nature, or it is diamagnetic. We can say that it is diamagnetic, right? Paramagnetic तो आई नहीं है, diamagnetic. Paramagnetic complex कौन सा होगा आपका? C option is paramagnetic and D option is paramagnetic. C option में 1 unpaired electron है, D option में 5 unpaired electron है. So correct answer is C. Is it clear to all of you how to find paramagnetic nature? यस सर। अगर हम फर्स्ट कॉम्प्लेक्स की बात करें तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स किस टाइप का कॉम्प्लेक्स होगा आपका? टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, फर्स्ट एंड सेकंड 4 लिगेंड्स है, फर्स्ट एंड सेकंड कौन से कॉम्प्लेक्स होंगे आपके? टेट्राहेड्रल। अब इसमें टेट्राहेड्रल में भी इंपॉर्टेंट नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 है, बट टेट्राहेड्रल भी हो सकते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 2 ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास, या तो वो टेट्राहेड्रल हो सकता है या फिर एक और ऑप्शन हो सकता है ना, स्क्वायर प्लेनर, राइट। टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। हाँ बताइए सर, फर्स्ट वाला भी पैरामैग्नेटिक रहेगा ना, और सेकंड और थर्ड? हाँ फर्स्ट भी पैरामैग्नेटिक है, बट आपको बोला है कि मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक नेचर किसमें होगा, ऐसा बोला है, मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक। तो मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक नेचर का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखने हैं,
The complex having maximum number of unpaired electron will have maximum parametric nature. So first is also parametric, second is also parametric, third is also parametric, fourth is diametric. बात समझ में आ रहा है? तो पैरामेट्रिक में भी आपको मैक्सिमम वैल्यू बोलना है. मैक्सिमम की बात करेंगे तो सी ऑप्शन आएगा. क्लियर? अनीस समझ में आ गया क्या? हाँ सर. Okay, see next question. Both NiCO4 and NiCN4 2- are diametric. The hybridization of nickel in these complexes are respectively. Which option is correct? Both NiCO4 and NiCN4 2- are diametric. The hybridization of nickel. We have to find the hybridization of nickel. CO is strong field ligand. CO is SFL strong field ligand, and CN- is also SFL. बट यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल क्या है? डिफरेंट है. दैट्स व्हाई we can get different hybridization because the oxidation state of nickel is different in both the complexes. So what will be the correct option? All of you tell me. बताइए क्या आंसर आता है आपको? बी ऑप्शन. सभी स्टूडेंट्स का रहा है बी ऑप्शन. हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया आपने. सो NiCO4 निकल टेट्राकार्बोनाइड.
Nickel is 28, 3D8, 4s2. Oxidation state of nickel is 0 here because CO is neutral. So 3D8. Now CO is strong field ligand. तो ये आपका क्या करेगा, पेयरिंग करा देगा. यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों ही पेयर्ड हो जाएंगे. राइट, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होगी, 8 + 2 10. 10 मीन्स 5 पेयर्स. तो आपके 5 पेयर्स बनेंगे यहाँ पे. तो आपके पास नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 4 है. 4 लिगेंड्स मीन्स 4 ऑर्बिटल यूज करेंगे. यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, व्हाट विल हाइब्रिडेशन हियर, sp3. हाइब्रिडेशन विल बी sp3. और अगर आपका हाइब्रिडेशन sp3 है, मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 केसेस बनते हैं. या तो आपका हाइब्रिडेशन sp3 हो सकता है और द हाइब्रिडेशन में बी dsp2. If the hybridization is sp3, the shape will be tetrahedral, and if it is dsp2, the shape will be square planar. Right? So first तो आपका sp3 hybridization हो गया. सेकंड में अगर हम देखें NiCN4 2 minus, NiCN4 2 minus, (3D8 4s2). यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन कितना है, 2 + 3D8 4s0. right? Now Cn minus is, this is also SFL, strong field ligand. यहाँ पे आपके पेयर्स 1 पेयर बन जाएंगे, दैट मीन्स टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, so 4 पेयर्स, 4 पेयर्स विल बी जनरेटेड. फोर लिगेंड्स हैं, 4 ऑर्बिटल्स की जरूरत है. 4 ऑर्बिटल्स, यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल यूज करेंगे बताइए, बिकॉज इनर डी ऑर्बिटल इज वैकेंट. वन ऑफ द इनर डी ऑर्बिटल इज वैकेंट. यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या होगा, dsp. हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा आपका, dsp2 हो जाएगा. और शेप कैसा हो जाएगा आपका, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा. दैट मीन्स NiCO4 is tetrahedral. NiCO4 is tetrahedral. sp3 हाइब्रिडेशन आ रहा है, निकल tetracarbonyl is tetrahedral, whereas NiCN4 2 minus is square planar. Both have coordination number of 4, but one of them is square planar, another one is tetrahedral, like this. Is it clear to all of you? Here the hybridization is sp3 and here hybridization is dsp3. So correct answer will be B, sp3 dsp2, sp3 and dsp2. Now we will see application of crystal field theory. Application of crystal field theory. इसमें हम लोग फर्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे, कलर. Color of coordination complexes. Color of coordination complexes. So what is reason behind color of different colors of coordination complexes? The reason behind the color is DD transition. Reason behind color is DD transition. तो बेसिकली होता क्या है, सपोज आपके पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है. सो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इस तरह की स्प्लिटिंग हो रही है.
T2G set and EG set. Now suppose आपका D3 configuration है, D3 configuration में आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। नाउ सपोज आपका लाइट फॉल हो रहा है, इस पे इलेक्ट्रॉन पे आपका लाइट फॉल हो रहा है। तो लाइट फॉल होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, इलेक्ट्रॉन आपका T2G से EG में जंप कर सकता है। सपोज आपका इस कॉम्प्लेक्स पे लाइट फॉल हो रहा है, राइट, H तो लाइट फॉल होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आपका, लाइट का मतलब सनलाइट मीन्स क्या, एनर्जी। तो फोटोन की एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन T2G सेट से EG सेट में जंप कर सकता है। T2G सेट से क्या होगा, EG सेट में जंप करेगा। और जब आपका इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, मैंने आपको 11th क्लास में बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि जो आपका एक्साइटेड स्टेट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इज नॉट स्टेबल, दैट मींस विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम बैक करेगा अपने ओरिजिनल स्टेट में। ओरिजिनल स्टेट क्या है इसका, T2G। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके क्या होगा, इसका एक्साइटेशन होगा, दिस इज कॉल्ड एक्साइटेशन। दैट मींस T2G से EG सेट में इलेक्ट्रॉन जाएगा। ना एक्साइटेड स्टेट ज्यादा देर के लिए स्टेबल है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन वापस से क्या होगा, डी एक्साइट होगा, दिस इज कॉल्ड डी एक्साइटेशन। वापस से इलेक्ट्रॉन EG से T2G में आएगा। और जब आपका इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा, दैट मींस EG से T2G में आएगा, तो उस समय क्या होगा, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी डिफरेंस है T2G और EG सेट के बीच का, सेम अमाउंट, सेम एनर्जी की लाइट एमिट करेगा। यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी एमिट होगा, एनर्जी विल बी एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट, एनर्जी एमिटेड इन फॉर्म ऑफ लाइट, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट में गया। एंड एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर के लिए स्टेबल नहीं होगा, तो वापस से इलेक्ट्रॉन कम बैक करेगा T2G में। यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी एमिट होगा, और ये जो एनर्जी एमिट होगा दैट विल बी emitted in the form of light. That's why most of the d orbital, most of the d complexes, d orbital complexes, most of the coordination complexes are found to be colored because of what is reason of color, dd transition. जब भी लाइट फॉल होता है तो लाइट फॉल होने से क्या होता है, इनके अंदर T2G से EG में इलेक्ट्रॉन जाता है, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है, डी एक्साइटेशन होता है, एंड बिकॉज एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन these are found to be colored. बिकॉज जब आपका डी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे आएगा, तो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी डिफरेंस है उसी के इक्विवेलेंट एनर्जी की लाइट को एमिट करेगा। सपोज मान लो किसी कॉम्प्लेक्स में 0 इलेक्ट्रॉन है, डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या वो कलर्ड होगा, क्या वो कॉम्प्लेक्स कलर्ड होगा, इफ इट इज D0, बताइए। क्योंकि मैंने आपको बोला कि कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल क्या है, डी ट्रांजिशन है। सो वी कैन मेक वन नोट दैट D0 एंड D10 जनरली, इसमें भी कभी एक्सेप्शन आ सकते हैं, कुछ एक एक्सेप्शन है, इसलिए मैं जनरली लिख रहा हूँ। एक्सेप्शन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, एक्सेप्शन क्या है। तो जनरली D0 and D10 complexes, D0 and D10 complexes are colorless, because of no possibility of dd transition. अगर आपका D0 होगा तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ट्रांजिशन तो हो नहीं सकता। अगर आपका D10 कॉन्फ़िगरेशन है, तो क्या D10 कॉन्फ़िगरेशन में एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन हो सकता है, बताइए। D10 मीन्स फुल्ली फिल्ड। सपोज आपका D10 कॉन्फ़िगरेशन है, तो क्या D10 में जब आपकी लाइट फॉल होगी
सपोज यहाँ पे सनलाइट फॉल हो रहा है, तो सनलाइट की एनर्जी गेन करके क्या इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है? यहाँ पे ये प्रीतेश गिरी करके कोई स्टूडेंट है क्या आपकी क्लास में? प्रीतेश गिरी करके कोई स्टूडेंट है क्या? प्रीतेश गिरी करके कोई स्टूडेंट है क्या? तो यहाँ पे क्या होगा, सनलाइट की एनर्जी, सनलाइट फॉल होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका, एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा सकता है, बिकॉज वन ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आपके ऑक्युपाई नहीं कर सकते। क्या इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है? अगर ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल है नहीं। दैट मीन्स वी कैन से दैट D0 and D10 complexes are colorless. When we say like this, D0 में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो एक्साइटेड स्टेट और डी एक्साइटेड स्टेट की कोई बात नहीं करें। और D10 में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर नहीं जा सकता है, ऑलरेडी फुल्ली ऑक्युपाइड है। तो ये बात समझ में आ रहा है आप सभी को? व्हाट इज रीजन फॉर कलर ऑफ वेरियस कलर्स ऑफ coordination complexes? This is called DD transition, right? इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो आपके एक्सरसाइज से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। Which one of the following is statement is not correct? Which one of the following statement is not correct? First question, all of you see this. TiCl4 is colorless compound. CrNH36Cl3 is a colored compound. K3VF6 is a colored compound, and CH3CN4BF4 is a colorless compound. Which one of the following options is not correct? And second one is, among these 4 complexes, the colorless species are. Try to find the colorless species. So colorless species में आपका क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है आपको? क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है आपको? D0 and D10 कॉम्प्लेक्सेस आपको फाइंड आउट करना है। D0 and D10 कॉम्प्लेक्सेस क्या होंगे इनका? कलरलेस होंगे, बिकॉज इसमें DD ट्रांजिशन नहीं हो सकता है, नो DD ट्रांजिशन। और अगर आपका DD ट्रांजिशन नहीं होगा तो ये कैसे हो जाएगा? आपकी कलरलेस हो जाएगा।
सो ऑल ऑफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो बताइए क्या ऑप्शन आएगा। हाँ बताइए, सॉल्व कर लिया आप सभी ने, क्या आंसर आ रहा है। संजय क्या आंसर आ रहा है। TiF6 2 minus COF6 3 minus Cu2Cl2 NiCl4 2 minus। यहाँ पे क्या करना है, TiF6 2 माइनस, यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा टाइटेनियम का 6 minus 2 दैट इज 4 प्लस। टाइटेनियम किस तरह से होगा, स्कैनेडियम के बाद आपका टाइटेनियम आता है दैट इज 3d2 4s2। दिस इज टाइटेनियम, और टाइटेनियम 4 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 3d0 4s0। D0 मीन्स it will be colorless, no d electron, no dd transition, it will be colorless। बात समझ में आ रहा है बेटा। तो फर्स्ट आपका कलरलेस हो जाएगा, TiF6 2 minus is colorless। COF6 3 minus, COF6 3 minus cobalt oxygen state is 6 minus 3 plus, cobalt is 27 right, आयरन के बाद आएगा, so 3d7 4s2, 3d7 4s2 and you have to remove 3 electrons, so it will become 3d6 4s0। this is cobalt 3 plus। so cobalt 3 plus में तो आपके इलेक्ट्रॉन्स है, so it may be colored right, ये आपका क्या होगा, कलर्ड होगा, ये आपका कलर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज Cu2, Cu2Cl2 में किस तरह से देखेंगे आप, व्हाट इज ऑक्सीजन स्टेट ऑफ कॉपर हियर, Cu +1 because chlorine is -1, so Cu is +1। Cu +1 कैसा होगा आपका 3d10 4s0। D10 कैसा होगा ये, क्या यहाँ पे dd ट्रांजिशन पॉसिबल है, D10 मीन्स ये आपका कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आपको, D10 मीन्स कलरलेस। नेक्स्ट वन इज NiCl4 2 minus, NiCl4 2 minus। निकल का ऑक्सीजन स्टेट कितना है यहाँ पे 4 minus 2 2 प्लस,
nickel is 3d8 4s2. 3d8 4s2. This is nickel. राइट, निकल 2 प्लस क्या आ जाएगा आपका 3d8 4s0. d8 है, दैट मीन्स ये कलर्ड होगा. दिस विल आल्सो बी कलर्ड. तो कलरलेस स्पीसीज में कौन कौन से आ जाएंगे आपकी? एक तो आपका Cu2 Cl2 हो जाएगा D10 की वजह से. दूसरा आपका TiF6 2 माइनस, TiF6 2 माइनस एंड Cu2 Cl2. So D option is correct. Is it clear to all of you? Is it clear? Right? Now 8th क्वेश्चन में देखिए, which of the following is not correct? TiCl4. तो सेम इसी तरह से करना है आपको. TiCl4 में टाइटेनियम का ऑक्सीजन स्टेट कितना है? टाइटेनियम का ऑक्सीजन स्टेट कितना है यहाँ पे? 4 प्लस, राइट. तो 4 प्लस अभी हमने देखा यहाँ पे Ti4 प्लस कैसा होता है आपका? D0 होता है. तो ये कलरलेस होगा. दिस इज करेक्ट, राइट. दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. ए इज करेक्ट स्टेटमेंट. बात समझ में आ रहा है? Ti4 प्लस कलरलेस हो जाएगा. सेकेंड जो आपका स्टेटमेंट है, सेकेंड इज CrNH3 6Cl3. तो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट कितना हो जाएगा? अमोनिया इज न्यूट्रल, क्रोमियम इज 3. क्रोमियम ऑक्सीजन स्टेट आपका हो जाएगा 3. क्या ये कलर्ड होगा? क्रोमियम इज एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 एंड 3 प्लस अगर आप करेंगे तो इसमें भी आपके इलेक्ट्रॉन्स तो रहेंगे, राइट. कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे आपके? 3d3 4s0. That means still you have 3 electrons. That means it is colored. So this is incorrect statement. आपको बोला it is a colored compound. This is correct statement. Now K3VF6 is a colorless compound. ऐसा बोला आपको K3VF6. So K3VF6 के बारे में अगर हम देखें तो ये आपका डिसोसिएट होगा तो VF6 3 माइनस बनेगा. वेनेडियम के ऊपर चार्ज कितना आएगा? 6 माइनस 3 प्लस होगा. और वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? स्कैनेडियम टाइटेनियम वेनेडियम. स्कैनेडियम टाइटेनियम वेनेडियम 3d3 4s2, राइट. VF6 3 माइनस, so this is 3d3 4s2. ना वेनेडियम 3 प्लस का क्या हो जाएगा? वेनेडियम 3 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा आपका? 3d2 4s0, right. So still you have 2 electrons, so it will be colored. Right. So यहाँ पे आपको क्या बोला है? This is a colorless. ये आपका क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट. बात समझ में आ रहा है? क्योंकि आपको यहाँ पे बोला है कलरलेस है, बट ये तो कलर्ड होगा. क्या ये बात समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को? Is it clear? So colored and colorless, I think आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो, अभी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, अब जैसा मैंने आपको बताया कि बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन कंपाउंड्स विल बी कलर्ड. सर हाँ, आप वो फोर्थ वाले का बता सकते हो क्या? हाँ कौन सा? इसका फोर्थ वाला भी है क्या सर? हाँ फोर्थ वाला, ठीक है. तो फोर्थ वाले में देखिए CH3Cl तो न्यूट्रल होता है. हाँ देखिए इसमें हम लोग देख लेते हैं CuCH3Cl होल 4 BF4. CuCH3Cl होल 4 CH3Cl होल 4 BF4. तो BF4 के ऊपर 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज होता है. दैट मींस ये पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज आएगा? BF4 के ऊपर 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज. तो कैटायन कैसा होगा आपका? 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज आएगा. BF4 के ऊपर 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज होता है, राइट. BF3 न्यूट्रल होता है, BF4 के ऊपर 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज होता है. नाउ CH3Cl तो आपका न्यूट्रल लिगेंड है, तो कॉपर के ऊपर कितना चार्ज आएगा? +1 का चार्ज होगा. और कॉपर +1 कैसा होता है? 3d10 होता है. अगेन D10 का मतलब कैसा हो जाएगा? ये
कलरलेस में कैसे हो जाएगा आपका? कलरलेस में आएगा। बात समझ में आ रहा है? So this is a colorless compound. It is correct statement. अनिल समझ में आ गया क्या? हाँ सर। तो BF4 के ऊपर 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा, +1 चार्ज आएगा। तो दिस CH3Cl इज न्यूट्रल ले गए, तो कॉपर हैव 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कॉपर प्लस इज 3D कलरलेस। लेक्चर टाइमिंग क्या था आपका आज? लेक्चर टाइमिंग क्या है आपका? ओके फाइन। सो जस्ट वेट, चार्जिंग पे लगाता हूँ, जस्ट वेट 1। हाँ वॉइस आ रही है क्या आप सभी को? हेलो वॉइस आ रही है? ओके। नेक्स्ट इज concept of complementary color. Concept of complementary color. So अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया कि सपोज आपके डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टाइडल स्प्लिटिंग हो रहा है, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है, सो इट विल बी T2G एंड दिस इज Eg। तो जब आपका लाइट फॉल होगा इस पे, लाइट हैविंग सुटेबल एनर्जी, लाइट ऑफ सुटेबल एनर्जी, दैट मींस सुटेबल एनर्जी की लाइट फॉल होगी तभी आपका ट्रांजिशन होगा। और इसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि एनर्जी ऑफ फोटोन, कौन सा फोटोन आपका, इसका मतलब ये है कि क्या कोई भी फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन करा सकता है? क्या कोई भी फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन करा सकता है T2G से Ag? आंसर है नो। केवल वही फोटोन ट्रांजिशन करा सकता है जिसकी एनर्जी इस एनर्जी गैप के इक्वल है, एनर्जी गैप के इक्वल है। और इस एनर्जी गैप को क्या बोलते हैं? डेल्टा नॉट। दैट मीन्स अगर आपका एनर्जी ऑफ फोटोन T2G और Eg सेट के बीच का जो एनर्जी गैप है उसके इक्वल है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? आपका लोअर लेवल से हायर लेवल में चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। सो दिस इज द कंडीशन। और एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद ये क्या होगा? वापस से डीएक्साइट होकर लोअर लेवल में आ जाएगा, T2G सेट पे आ जाएगा। And during its de-excitation, it will emit energy in the form of light. Will emit energy in the form of light. Right? Now suppose यहाँ पे जो आपका लाइट किस टाइप, कौन सा कॉम्प्लेक्स किस टाइप की लाइट शो करेगा, उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री कलर का कॉन्सेप्ट होता है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर का मतलब ये है, सपोज इस तरह से हम लोग व्हील बनाते हैं, जो आपने लोअर क्लासेस से पढ़ा भी होगा। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, these are the 7 colors. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. Right? So
सपोज किसी कॉम्प्लेक्स ने ब्लू कलर एब्जॉर्ब किया, सपोज किसी कॉम्प्लेक्स ने ब्लू कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया, यहाँ पे एब्जॉर्ब किया, तो वो आपका ऑरेंज कलर का दिखेगा। आपको जो कॉम्प्लेक्स का कलर दिखेगा ऑरेंज कलर दिखेगा। अगर किसी कॉम्प्लेक्स ने ग्रीन कलर की लाइट एब्जॉर्ब की तो आपको रेड कलर दिखेगा। अगर किसी कॉम्प्लेक्स ने रेड कलर की लाइट एब्जॉर्ब की तो आपको ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स दिखेगा। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ग्रीन है, ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑरेंज है, येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वायलेट और इंडिगो, राइट? बात समझ में आ रहा है आपको? सो कलर एब्जॉर्ब्ड एंड कलर emitted both are different or complementary color. Color emitted or complementary color. So अगर आप कलर एब्जॉर्ब किया कॉम्प्लेक्स में रेड, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर विल बी ग्रीन। ग्रीन एब्जॉर्ब किया तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर रेड होगा। अगर येलो ऑरेंज एब्जॉर्ब किया तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर ब्लू होगा। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है यही आपको दिखेगा। तो ब्लू एब्जॉर्ब किया है तो आपको ऑरेंज दिखेगा। यहाँ पे वायलेट और इंडिगो के बीच ज्यादा कलर का डिफरेंस नहीं होता है। वायलेट इंडिगो एक जैसे ही लगते हैं, इसलिए मैंने एक ही जगह पे लिखा है वायलेट एंड इंडिगो। सो येलो एब्जॉर्ब करेगा तो वायलेट और इंडिगो इस तरह से आपको दिखेगा, राइट? दैट मीन्स जो भी आपको कलर कोई भी कॉम्प्लेक्स कलर जो एब्जॉर्ब कर रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको दिखेगा। और कलर एब्जॉर्ब करने के लिए कौन सा कलर एब्जॉर्ब करेगा, उसके लिए कंडीशन क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन डेल्टा नॉट के इक्वल होना चाहिए। उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर, जो भी कलर एब्जॉर्ब कर रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको दिखाई देगा। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? सर अगर जो एमिट कर रहा है लाइट वही वाली फोटोन का वही वेवलेंथ का एमिट भी करना चाहिए ना जो ऑब्जॉर्ब कर रहा है। अगर डिफरेंट क्या तो फिर तो एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, कंजर्वेशन वायलेट हो जाएगा। तो मतलब जिस एनर्जी की लाइट एब्जॉर्ब किया है सेम एनर्जी की लाइट एमिट होनी चाहिए, ऐसा आप बोल रहे हैं? हाँ सर। नहीं ऐसा नहीं। सर एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो सब सीरीज में वही देखा था ना। क्या सीरीज में दिखा था बताइए? सर लाइमन बार्मर वो सब में कि जिस एनर्जी का फोटोन इलेक्ट्रॉन एमिट एब्जॉर्ब करेगा उसकी मतलब इक्विवेलेंट एमिट करेगा। उसमें अलग अलग लाइंस होती थी इसलिए अलग अलग आता था। इसमें तो दो ही लाइन है। वेट मैंने क्या बताया आपको? कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा, मतलब जो आपने जिस कलर की लाइट एब्जॉर्ब की है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको दिखेगा। क्योंकि एक कलर को अगर एब्जॉर्ब कर लिया तो जो कलर एक कलर को तो एब्जॉर्ब कर लिया, तो एमिट होगा वो डिफरेंट है, एब्जॉर्ब होगा दैट इज डिफरेंट। अगर एक कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिख रहा है आपको, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ कलर दिखेगा। रेड एब्जॉर्ब तो ग्रीन दिखेगा आपको, ग्रीन एब्जॉर्ब किया तो ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर रेड। बात समझ आ रहा है? बताइए। तो कैसे मतलब एनर्जी वेस्ट या तो मतलब कहीं पे वेस्ट होनी चाहिए ना वेवलेंथ अगर इंक्रीज हो रहा है तो। वेस्ट नहीं हो रहा है, एनर्जी वेस्ट नहीं हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिख रहा है। वेस्ट तो मैंने बोला कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिख रहा है, मतलब जो कलर आपका एब्जॉर्ब हो रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिख रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर, तो एनर्जी वेस्ट नहीं हो रहा है। बात समझ आ रहा है? मतलब अगर रेड कलर एब्जॉर्ब किया तो सेम रेड नहीं दिख रहा है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। अगर सपोज मान लिया किसी कंपाउंड ने एक कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, तो एक कलर को एब्जॉर्ब कर लिया तो आपको उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा। सेम कलर तो नहीं दिख सकता क्योंकि उसको तो रेड करके तो एब्जॉर्ब कर लिया उसने, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री रेड का कॉम्प्लीमेंट्री आपको दिखेगा, ग्रीन दिखेगा।
राइट। अब इस पे Yes. इस कॉन्सेप्ट के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी आपको एक्सरसाइज में गिवन है, तो एक बार हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, ठीक, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको? क्वेश्चन इज क्लियर? बताइए, क्वेश्चन दिख रहा है क्या आपको? हाँ, so octahedral complex of a metal ion M3 plus with 4 monodentate ligands L1, L2, L3, L4 absorb wavelengths in the region red, green, yellow and blue respectively. The increasing order of ligand strength of the 4 ligands is the increasing order of ligand strength. That means which is strong field ligand, which is weak field ligand. इसकी बात किया है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए मैंने आपको क्या बताया, डेल्टा नॉट हाई होता है। SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। और WFL वीक फील्ड लिगेंड के लिए डेल्टा नॉट की वैल्यू लो होती है। So octahedral complex is there, coordination number is 6. 4 ligands are there, L1, L2, L3, L4. Absorb wavelengths in the region red, green, yellow and blue respectively. So अगर हम विव ग्योर देखें, ठीक है, these are the 7 colors. 7 colors में हाईएस्ट वेवलेंथ की लाइट कौन सी होती है? आउट ऑफ विव ग्योर which color light has highest wavelength? Red color, right? Red color has highest wavelength and violet color has minimum wavelength, right? और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम किसका होता है, रेड का वेवलेंथ मैक्सिमम है तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम होता है। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट? तो वेवलेंथ आपका लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, फ्रीक्वेंसी आपका राइट टू लेफ्ट इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दैट मीन्स रेड कलर लाइट हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, जो एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्ब होने की बात है। L1, L2, L3, L4 absorb wavelengths in the region red color, green color, yellow color and blue color. Red is for L1, yellow is for green के लिए आपका L2 है, yellow के लिए आपका L3 ligands है and L4 is for blue.
ये तो एब्जॉर्ब वाला। नाउ इसका ये जो एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या सेम कलर आपको दिखने वाला है? नहीं, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा। सो यहाँ पे जो आपका सपोज इस टाइप से आपका रेटिंग हो रहा है, दिस T2G एंड दिस इज Eg। सपोज आपका इलेक्ट्रॉन इस तरह से, तो जब आपका सनलाइट यहाँ पे फॉल होगा तो सनलाइट की एनर्जी एच न्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ई, दैट इज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G एंड Eg, राइट। और इस एच न्यू को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एच सी अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं। दैट मीन्स more the lambda lesser will be delta E और lesser will be delta नॉट। तो एनर्जी डिफरेंस इसी को डेल्टा नॉट बोलते हैं। तो लैम्डा ज्यादा होगा तो डेल्टा नॉट कम होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? एच न्यू जो एनर्जी ऑफ सनलाइट है, ये आपका क्या होना चाहिए, एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए। और इस एच न्यू को क्या लिखते हैं हम लोग, एस सी अपॉन लैम्डा, एनर्जी ऑफ फोटोन। So that means lambda wavelength and delta naught energy difference are inversely proportional. So more the wavelength, lesser will be delta naught. So इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बताइए मुझे। Increasing ligand strength means which ligand have more strength. That means कौन सा आपका strong की ligand है, कौन सा weak की है, इस तरह से। That means जिस ligand के लिए delta की वैल्यू मैक्सिमम होगी वो उसका ligand strength सबसे ज्यादा होगा। तो ऑर्डर क्या होना है, रिवर्स ऑर्डर होना चाहिए है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वेवलेंथ का ऑर्डर है। वेवलेंथ का ऑर्डर क्या है, L1 का मैक्सिमम वेवलेंथ है। L1 का अगर वेवलेंथ मैक्सिमम है, दैट मीन्स डेल्टा नॉट इससे मिनिमम होगा। बात समझ में आ रहा है नहीं? अगर रेड के लिए वेवलेंथ मैक्सिमम, डेल्टा नॉट इसके लिए मिनिमम होगा। और अगर डेल्टा नॉट मिनिमम है, अगर किसी लिगेंड के लिए डेल्टा नॉट मिनिमम है, दैट मीन्स वो वीक लिगेंड है, उसकी लिगेंड स्ट्रेंथ मिनिमम है। लिगेंड स्ट्रेंथ मिनिमम किसकी होगी, L1 की होगी। यहाँ पे जो ऑर्डर आ रहा है लैम्डा का, जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ लैम्डा इज L4, L2, L3, L1. So what will be the order of delta naught? Reverse of this, L4, L2, L3, L1. L4 maximum, then L2, L3, L1. Second option is correct. Is it clear to all of you? So लाइट जो आपकी एब्जॉर्ब हो रही है वो एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होनी चाहिए, इसकी एनर्जी। इसके बाद ही आपका ट्रांजिशन होगा। अगर एनर्जी डिफरेंस के इक्वल नहीं है तो ट्रांजिशन विल नॉट हैपन। तो लैम्डा एंड डेल्टा नॉट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और यहाँ पे लैम्डा, कौन सी लैम्डा की बात कर रहे हैं? यहाँ पे जो लैम्डा है, लैम्डा एब्जॉर्ब्ड है या लैम्डा इमिटेड है? लैम्डा एब्जॉर्ब्ड की बात हो रही है, राइट? लैम्डा एब्जॉर्ब्ड, राइट? सो लैम्डा एब्जॉर्ब्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा। We'll solve some more problems.
क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, बताइए। Yes, sir. So the question is, the value of spin only magnetic moment for one of the following configurations is 2.84 Bohr magneton. The correct one is, 4 options are given. Which one of the following option is correct? D4 in strong field ligand, D4 in weak field ligand, D3 in weak field as well as strong field ligand, or D5 in strong field ligand. This is question related to splitting in octahedral field. बताइए आंसर क्या आ रहा है आपको? 1. ओके, सभी स्टूडेंट्स का 1 आंसर आ रहा है। 2.84 BM आना चाहिए। दैट मीन्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स would be 2, right? Yes. Number of unpaired electrons would be 2. N2 होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, सो 2 into 2 plus 2 10 into n plus 2 रूट 8 आएगा। सो D4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, D4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होगा आपका? T2G, दिस इज EG, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोला ना। D4 का मतलब क्या है? बिफोर स्प्लिटिंग इस तरह से करेंगे आप, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो डेल्टा नॉट वैल्यू क्या होगी आपकी? हाई होगी। डेल्टा नॉट हाई होगा, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन इजी सेट में जा सकता है। अगर एनर्जी गैप ज्यादा है, एनर्जी गैप ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन T2G में ही रहेगा, इजी में जंप नहीं कर पाएगा, राइट? तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 बन रहा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। Number of unpaired electron is 2, so magnetic moment you will get root under 2 into 2 plus 2, that is root 8 Bohr magneton. D4 weak field में क्या होगा? magnetic moment कितना आएगा अगर आपका weak field ligand होता तो? अगर आपका weak field ligand होता, that means delta naught is small. If delta naught is small, electron can jump to higher orbit, EG orbit, right? EG set, right? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आ रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 4 से 5 के बीच में आएगा आपका, राइट? तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। D3 के केस में क्या लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है, क्या ये लिगेंड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा? मैग्नेटिक D3 वाले केस में, D3 में हाई स्पिन आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, इससे आपका कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन तो पहले आपके लोअर एनर्जी में जाते हैं। कौन सा रूल है आपका? पहले इलेक्ट्रॉन आपके लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाते हैं, कौन सा रूल आपका? ऑफ-बॉ प्रिंसिपल, राइट? सो अकॉर्डिंग टू ऑफ-बॉ प्रिंसिपल का T2G में ही जाएगा, और एक बार T2G सेट कंप्लीट हो गया, फिल्ड हो गया, उसके बाद ही आपका EG सेट में जा सकता है। दैट मीन्स D3 में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड D5 स्ट्रॉन्ग फील्ड में कितने हो जाएंगे आपके? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? D5 स्ट्रॉन्ग फील्ड में 1 आ जाएगा, राइट? 1.73। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर आपका ए है, ए इज द करेक्ट आंसर, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। मैं आपको नोट सेंड कर देता हूँ, आपको रिवाइज करना है नोट्स। एंड एक्सरसाइज आप सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज कहाँ तक सॉल्व कर लिया? तो आज के लिए आप होमवर्क लिख लीजिए,
questions based on CFT and application of CFT. एप्लीकेशन ऑफ CFT में अभी आपको कलर वाले क्वेश्चन ही करना, राइट? CFT and applications of CFT. This is all. Okay. That's all for today. Bye, sir. Thank you, sir. Bye.